हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ड्रीम क्लासेस और आई एम योर माधुरी मैम। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का हमारा चैप्टर 3 चल रहा था, जिसके टोटल 5 भाग हमने पढ़ लिए थे। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 6। पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कहते हैं मासिक चक्र। हिंदी में क्या कहते हैं? मासिक चक्र या रज चक्र। ठीक है, तो रज चक्र क्या होता है? जो प्राइमेट मैमल्स होते हैं, जैसे बंदर हो गया, ठीक है, कुत्ता हो गया, तो इन सब में क्या होता है, वर्ष वर्ष जनन की क्षमता रहती है ना। ये बहुत सालों तक जनन कर सकते हैं। तो ये जनन करते हैं, यानी कि जो फीमेल होती हैं, फीमेल वर्ष वर्ष जनन करती हैं। ठीक है, तो इनमें जो जनन होता है उसकी एक साइकिल प्रोसेस होती है, जिसके कारण इवोल्यूशन होता है। तो वो किस तरीके से इवोल्यूशन होता है और किस तरीके से जायगोट बनता है, ठीक है, कहाँ पे, ये हम सब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फीमेल मैमल्स जो होते हैं उनके ओवरी में होने वाले जो चेंजेस होते हैं उनको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यानी कि जो महिलाएं होती हैं उनके ओवरी में जो भी चेंजेस होते हैं उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ह्यूमन फीमेल जो होती है, प्रत्येक ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी जरूरी होती है। यानी कि यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है तो वो औरत कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सामान्यतः जो महिलाएं होती हैं उसमें एमसी जो होती है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इसका पूरा जो चक्र होता है वो 28 डेज का होता है। कितना का होता है? 28 डेज का सामान्यतः। लेकिन अगर हम माने कि कभी कभी क्या होता है, 26 से 20 डेज तक भी इसके माने जाते हैं। सामान्यतः तो 28 जरूरी है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं प्रॉब्लम के कारण, तो 26 से 30 दिन का भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है ना। उससे आगे या कम होने पर डिजीजेस के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जब फीमेल में होती है तो कितने से होती है? लगभग 12 वर्ष से 15 वर्ष की आयु में होती है। ठीक है, जब भी फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी वो 12 से 15 वर्ष की आयु में स्टार्ट होगी, तो उसको कहते हैं हम मीनार्क। क्या कहते हैं? मीनार्क। ठीक है, और जब ये समाप्त होती है तो ये होती है 40 से 45 वर्ष की आयु में। इसको कहते हैं मीनोपॉज। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मीनार्क और मीनोपॉज किसको कहते हैं। ठीक है, जो अवस्था समाप्त होने वाली होती है उसको मेनोपॉज, और जो शुरुआती प्रारंभ अवस्था है उसको हम मीनार्क या रजोदर्शन कहते हैं। यहाँ तक आपको आई समझ में? तो मीनार्क और मीनोपॉज जो होती हैं, ये जो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, अब ये स्टार्ट हुआ तो मीनार्क हुआ और मीनोपॉज हुआ, लेकिन ये अस्थायी रूप से ये अवस्थाएं कब आ जाती हैं? जब प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तो एमसी के रेगुलेशन में हम टोटल कितने 4 हार्मोन्स उसमें यूज होते हैं। जो एमसी का रेगुलेशन पीरियड चलता है उसमें टोटल 4 हार्मोन्स का काम होता है। कौन कौन से? एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन, ये दोनों ही एस्ट्रोजन की मीन है, और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये चारों ही हार्मोन्स जो है ये क्या करते हैं? एमसी के रेगुलेशन को बनाए रखते हैं। तो किस तरीके से रखते हैं? तो इसको हम पढ़ेंगे फेजेस में। किसमें पढ़ेंगे? फेजेस में। तो मेनली इसकी कितनी फेज होती हैं? 3 फेज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं 3 फेज? ये आपने पढ़ लिया कि मासिक चक्र का जो प्रारंभ होता है वो 12 से 15 वर्ष की आयु के बीच होता है, जिसको हम मीनार्स कहते हैं। ठीक है, और 40 से 45 वर्ष पे मासिक चक्र का समापन होता है, जिसको हम मीनोपॉज कहते हैं। ओवरी में जो यूटेराइन लाइनिंग होती है ना, लिनिंग जो होती है वो क्या करती है? ब्लड में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब किस तरीके से होती हैं? उसकी 3 फेजेस होती हैं। तो इसकी फर्स्ट फेज है, इसको कहते हैं हम मेंस फेज कह सकते हैं। क्या कहेंगे? मेंसेस फेज,
या इसको कहेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। लेकिन किसी किसी बुक में ना इसकी 4 फेजेस भी होती हैं। इवोल्यूशन फेज को भी इसमें रख दिया जाता है जो केवल 1 डे, 1 दिन का होता है, तो उसको मैं यहाँ पे समझा दूंगी। आप कंफ्यूज मत होना कि नहीं मैम हमारे पास तो 4 हैं इसके फेजेस। ठीक है, इवोल्यूशन फेज भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, लेकिन इवोल्यूशन फेज को मैं इसी में आपको समझाऊंगी। दूसरी है प्रोलिफेरेटिव फेज। ठीक है, और तीसरी आती है सीक्रेटरी फेज। ठीक है, टोटल 3 फेजेस बताई मैंने आपको कौन कौन सी। मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस फेजेस, प्रोलिफेरेटिव फेज और सीक्रेटरी फेज, और एक होती है इवोल्यूटरी फेज। तो इवोल्यूटरी फेज को हम इसी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं मेंस फेजेस की। मेंस्ट्रुअल फेज, तो जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है ये टोटल कितने दिन की होती है? 4 दिन की होती है। यानी इसमें कितने डेज होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अब इसमें टोटल कितने डेज हो गए? 4 डेज हो गए। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, मैंने 2 हार्मोन यहाँ पे लिखे थे अभी। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, जब इसका लेवल क्या होने लगता है? कम होने लगता है, यानी इसका लेवल धीरे धीरे लो होने लगता है। तो लो होने पर जो हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो क्या करती है? टूट जाती है ना, टूट जाती है। और टूटने के कारण क्या होता है? रक्तस्राव होने लगता है, उसको कहते हैं हम मेंस फेजेस। यदि ऐसा कब होता है? यदि फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता। तो ये अभी जब मैं साइकिल बताऊंगी वहां पे पढ़ाऊंगी। तो वो मेंस फेजेस में हमारी कार्पस लूटियम यानी कुछ अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो निष्क्रिय रचना करने लगती हैं, यानी फिर उनका सक्रिय काम नहीं होता। जब वो निष्क्रिय रचना करती हैं तो उसको कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। इसके निर्माण के बाद प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है उनकी सांद्रता घटने लगती है, यानी उनका लेवल क्या हो जाता है? कम होने लगता है। और कम होने पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ये लगभग 4 से 5 दिन की होती है। तो इस प्रावस्था के दौरान में क्या होता है? जो वेजाइना है इससे ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग में टिश्यू मटेरियल्स, मस्कस, एंडोमेट्रियम, कुछ इस तरीके के टिश्यू वॉल सेल से बाहर निकलते हैं। तो ये सीक्रेशन जो है 4 से 5 दिन तक जारी रहता है। आई आपको बात समझ में? ठीक है, तो ये थी मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरी है प्रोलिफेरेटिव साइकिल। प्रोलिफेरेटिव साइकिल जो होती है इसमें अब उसमें जो टूटा, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का जो सांद्रता थी वो घट रही थी। अब यहाँ पे क्या होगा? अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। क्या होती है? बढ़ने लगती है। और जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी जो टूट गई थी, टूटने से ही क्या होता है? ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। अब वो धीरे धीरे बनने लगती है, और बनने लगती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल हाई होता है, और लेवल हाई होगा तो एंडोमेट्रियम भी बनने लगेगा। तो इसमें फिर इसके साथ साथ एलएच का लेवल हाई होने लग जाता है। कौन से हार्मोन्स का? एलएच का। यानी कि कौन सा हार्मोन्स बढ़ा? यहाँ पे हार्मोन्स का लेवल घटा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, और यहाँ पे जब प्रोलिफेरेटिव साइकिल आई तो उसका लेवल बढ़ा, और उसके साथ साथ जो क्या था? एलएच का लेवल भी बढ़ा। क्या हुआ? एलएच का लेवल भी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से इवोल्यूशन होगा। एलएच का लेवल बढ़ेगा तभी तो इवोल्यूशन होगा। यदि एलएच का लेवल नहीं बढ़ेगा तो इवोल्यूशन कैसे होगा? ठीक है, अब ये एलएच एफएसएच मैंने आपको सब इसके पिछले पार्ट्स में पढ़ाए थे, उसके लिए आप चैप्टर 3 को पूरा पढ़िएगा। ठीक है, अब एलएच का लेवल हाई होने लगता है, यानी उसकी सांद्रता बढ़ने लगती है। और सांद्रता किसकी वजह से बढ़ रही है? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन्स हाई हो रहा है, तो एलएच हाई हो रहा है, और इसकी वजह से इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन होगा तो इवोल्यूशन में क्या निकलेगा? ओवम निकलेगा, है ना। ओवम निकला, और ओवम जब निकलता है और उस टाइम पीरियड में यदि उसका संलयन यानी
किससे हो जाता है, फ्यूजन स्पर्म से हो जाता है, तो वहां पे जायगोट बनेगा, लेकिन जायगोट से पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और जो भी लेडीज होगी, महिला होगी, वो क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट। क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, यानी उसकी प्रेगनेंसी वहां पे कंफर्म हो जाती है। ये बात आई समझ में, इसको कहते हैं। लेकिन ये फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आती ही नहीं है, ठीक है, वो गर्भावस्था के फेज में आता है। सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओवम बनना आता है, ओवम निकलेगा, ठीक है, अंडाशय से अंडाणु बाहर निकल रहा है, तो वो प्रोलिफेरेटिव साइकिल के अंदर आता है। लेकिन प्रोलिफेरेटिव साइकिल जब ये ओवम क्या हुआ, रिलीज हो गया ना, उसके बाद प्रोलिफेरेटिव जो साइकिल थी वो खत्म हो गई, ठीक है। अब कौन सी साइकिल आ गई, इवोल्यूटरी साइकिल, ठीक है। अब जो कितने दिन की थी, सिर्फ 1 डेज, ओनली 1 डेज, 1 दिन की होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, एक बार और रिपीट करते हैं। यानी कि प्रोलिफेरेटिव फेज में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ने लगता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कम हो गया था, ठीक है, यहाँ पे बढ़ेगा, जिससे LH लेवल बढ़ेगा। और पहले एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ने से जो उसकी एंडोमेट्रियम की वॉल टूट गई थी वो अब बनने लगती है, ठीक है, धीरे धीरे अब वो बनी। अब बनने पे क्या हुआ, LH का लेवल हाई हुआ, LH का लेवल हाई होने पे क्या निकला, ओवम निकला, ठीक है, ओवम निकला। अब ओवम जहां पे निकल गया, ओवम रिलीज हो गया, तो इसका मतलब प्रोलिफेरेटिव साइकिल जो है वो खत्म हो गई। प्रोलिफेरेटिव साइकिल का मतलब होता है ओवम को बाहर निकालना अंडाशय से, ठीक है, ओवरी से ओवम को बाहर निकालना, उसने बाहर निकाल दिया। अब ये प्रोलिफेरेटिव साइकिल के अंदर नहीं आता कि उसके साथ स्पर्म जो है वो फ्यूज होगा या नहीं होगा। इसमें क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन जरूर होता है। प्रोलिफेरेटिव साइकिल में LH हार्मोन बढ़ता है तो ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके अंदर जो ब्लड है वो इकट्ठा होने लगता है। आई बात समझ में। तीसरी फेज आती है सीक्रेटरी फेज। ये मैंने आपको कितने दिन की बताई थी, ये होती है लगभग 10 दिन की। ये सारी प्रोसेस इसमें 10 डेज में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तीसरी आती है सीक्रेटरी साइकिल। सीक्रेटरी साइकिल के अंदर क्या आता है, सीक्रेटरी साइकिल होती है कितने डेज की, 14 डेज की। अब काउंट करो कितने दिन हो गए, टोटल हो गए 28। मैंने कितने की बताई थी मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 डेज की, ठीक है। अब जो सेक्रेटरी साइकिल है, इसके अंदर क्या होता है, इवोल्यूशन के बाद की फेज आती है ये, ठीक है। अब इवोल्यूशन के बाद इसको ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें इस अवस्था में क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, जो अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो बन जाती हैं। और इवोल्यूशन के तुरंत बाद फॉलिकल में ब्लड भरना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, फॉलिकल में ब्लड भरना स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो उसी के आकार से अपना आकार बढ़ाने लगता है, यानी ग्रेनुलोसा सेल के आकार में वृद्धि होती है। और इसमें कुछ वसीय पदार्थों का भी संग्रह हो जाता है, ठीक है। और इस समय जो इसमें सेल्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, ठीक है। इसीलिए कार्पस लूटियस को क्या कहा जाता है, पीत पिंडक कहा जाता है, क्योंकि जो कार्पस लूटियस के सेल होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जब इवोल्यूशन के बाद की फेज आती है कार्पस ल्यूटियम का, इसमें फॉर्मेशन होगा। और फॉर्मेशन के बाद वही प्रोसेस होगी कि जो ग्रेनुअल सेल है उसमें ब्लड भरना, वो फॉलिकल में ब्लड भरना स्टार्ट होगा, ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वो उसी की तरह आकार ले लेगी, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स यूट्रस को गर्भधारण के योग्य बना रहा है। क्या बना रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के कारण ही तो होता है गर्भधारण। अब वो उसको उसके योग्य बना रहा है। यदि इवोल्यूशन पे ओवम के साथ स्पर्म ने फ्यूज किया तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद MC जो है वो बंद हो जाएगी। किस में आके बंद होगी, सीक्रेटरी फेज में आकर वो बंद हो जाती है। और यदि नहीं हुआ है फ्यूजन
तो क्या हो जाती है, फिर वही स्टेज आ जाती है, यानी सीक्रेटरी फेज आएगी। और फिर सीक्रेटरी फेज के बाद क्या होगा, सीक्रेटरी फेज आएगी, फिर सीक्रेटरी फेज के बाद मेस्ट्रुअल फेज, फिर प्रोलिफेरल फेज, फिर एवोल्यूशन फेज, फिर सीक्रेटरी फेज। इस तरीके से उसकी फेजेस चलती हैं। तो चलिए इसकी मैं एक साइकिल बनाती हूँ, साइकिल से आप इसको इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं इसकी एवोल्यूशन के बाद कौन सी फेज आई, सीक्रेटरी फेज, फिर मेंस फेज, फिर प्रोलिफेरेटिव फेज, फिर इवोल्यूशन। ठीक है, अब मैंने आपको समझाया, एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, इवोल्यूशन जो होता है ये सिर्फ एक दिन का होता है। कितने दिन का होता है, एक दिन का। कब होता है ये, 14वें दिन। इवोल्यूशन यानी कि 14वें दिन मान सकते हैं, किससे, मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14वें दिन। 4 दिन तो ये हो गए और ये 10 दिन ये हो गए, तो इन 14 दिन के बाद एक दिन क्या होता है, इवोल्यूशन फेज होता है, 14वें दिन इवोल्यूशन। अब इस इवोल्यूशन में क्या निकलेगा, ओवम निकलेगा, है ना, सिंगल ओवा निकलेगा। अब यदि ओवा से स्पर्म फ्यूज करता है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। तो फिर वो तो गर्भावस्था स्टार्ट हो जाएगी। गर्भावस्था में प्लेजेंटा का निर्माण होता है, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, वो सारी प्रोसेस आएगी। लेकिन यदि ओवम निकला और उसको स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं किया, भाई ये वाली प्रोसेस तो आएगी। यहाँ पे क्या होगा, सीक्रेटरी फेज तो आएगी। सीक्रेटरी फेज में क्या होगा, सीक्रेटरी फेज में एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो वर्क करेंगी अपना, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होगा, और सीक्रेट होकर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो क्या करेगा, यूट्रस को क्या बनाएगा, गर्भधारण योग्य बना देगा। ठीक है, वो गर्भधारण करने के लिए तैयार हो जाता है, और उसमें एंडोमेट्रियम वॉल को मोटी हो जाती है। ठीक है, सीक्रेटरी फेज में तो एंडोमेट्रियम वॉल मोटी हो जाएगी। मोटी होने के कारण उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से फिर क्या होगा, अब उसमें ये वाली फेजेस आएंगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन इसके बाद इवोल्यूशन के बाद मैंने इसका टाइम कितना बताया था, ठीक है, यहाँ पे एक दिन का टाइम लगता है यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है, अब इसका टाइम हो गया 14 डेज का, इसका हो गया 4 का, और इसका हो गया 10 का, यहाँ पे लिख देते हैं 4 का। ठीक है, अब ये टाइम कितना है, 1 डेज। तो ये 14 जो डे है, 14वां दिन यहाँ पे ही आएगा, ये मैंने वही 14 डेज लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ, यदि इवोल्यूशन हुआ और उसके साथ स्पर्म मिला तो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, गर्भावस्था वाली। और यदि नहीं होता है तो वही सीक्रेटरी फेज आएगी। सीक्रेटरी फेज में आपको क्या होता है, लास्ट में क्या होगा, यदि गर्भधारण हुआ है तो एमसी जो है वो बंद हो जाती है अस्थायी रूप से। ठीक है, और यदि नहीं हुआ है तो फिर वही प्रोसेस आ जाती है। फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो क्या होता है, कार्पस लुटियम जो है निष्क्रिय हो जाती है, और फिर से क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है उनका लेवल डाउन होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो टूटने लगती है, यानी उसकी लाइनिंग जो है वो टूटने लगती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट जाती है। टूटने पर क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। फिर से वही फेज आ जाती है, प्रोलिफेरेटिव फेज में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल हाई होता है, जिसके कारण एलएच का लेवल भी हाई होता है। जो वॉल टूट गई थी वो बनने लगती है, एलएच लेवल हाई होने से एवोल्यूशन होता है। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई। अगर 14वें दिन ओवम निकलता है तो स्पर्म के साथ संयोग होता है, और नहीं निकलता है तो क्या होता है, फिर वही तीनों फेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, अब इसमें हमने टोटल कितने हार्मोन्स पढ़े, इसमें हमने टोटल 4 हार्मोन्स पढ़े। ठीक है, अब कौन कौन से किस पे डिपेंड थे जरा वो देख लेते हैं। तो जो एफएस हार्मोन्स था वो कहां से निकला, एंटीरियर पिट्यूटरी से, है ना। ये कहां से निकला, कार्पस एंटीरियर पिट्यूटरी से।
ठीक है। और दूसरा हार्मोन्स कौन सा था? LH हार्मोन्स। LH हार्मोन्स कहाँ से निकला? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हार्मोन्स हम ले लेते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है। ये दोनों ही किस पे डिपेंड थे? कार्पस ल्यूटियम पे। दोनों ही कार्पस ल्यूटियम पे डिपेंड थे। यानी अंतःस्रावी अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथियों पे। ठीक है। अब कार्पस लूटियम जो थी, कार्पस लूटियम से क्या हुआ? एंडोमेट्रियम वॉल। यानी इनके बाद क्या आई? एंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है। आई बात समझ में? एंडोमेट्रियम वॉल। और फिर ये किस पे हो गया? कार्पस। ये चीजें आई आपको समझ में? यानी कि ये क्या है? इनसे ये हार्मोन्स कहाँ होते हैं? स्रावित होने लगते हैं। ठीक है। अब इन पे डिपेंडेंसी कैसे होती है? डिपेंडेंसी जरा देखेंगे तो डिपेंडेंसी के लिए जो LH हार्मोन्स होता है वो डिपेंड होता है किस पे? एस्ट्रोजन हार्मोन्स पे। किस पे? एस्ट्रोजन हार्मोन्स पे। जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा तभी तो LH बढ़ेगा। तो ये किस पे डिपेंड हो गया? LH पे, एस्ट्रोजन पे। ठीक है। और जो कार्पस लूटियम है वो किस पे डिपेंड हुई? LH पे। यदि LH बढ़ता है तो कार्पस लूटियम भी अपना काम करती हैं, है ना। तो उसके बाद फिर एंडोमेट्रियम जो है वो डिपेंड किस पे? एंडोमेट्रियम वॉल कब टूटेगी, कब बढ़ेगी, यानी मोटी कब होती है? जब इनका लेवल घटता है। किसका? एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है। इन दोनों के लेवल घटने से ही तो ये घटती है और इनके बढ़ने से ही बढ़ती है। ठीक है। एस्ट्रोजन के बढ़ने से LH का लेवल बढ़ता है। तो ये क्या हो गई? इनकी डिपेंडेंसी। ठीक है। आपको ये सब समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं मान सकती हूँ ये एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। पहले जो वीडियोस मैंने बनाई है यहाँ पे अभी आपको पढ़ाने के लिए, उसको देखिए, पहले उसको ध्यान से पढ़िए। उसके बाद एक बार अपनी बुक रीड कर लीजिए, उससे फिर आपको इजीली समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, फॉर द नीट एंड बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव्स इससे आते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नीट के लिए है और आपके 12th क्लास के सिलेबस का तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ही। चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है और टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अब प्लेजेंटा। तो चलिए स्टूडेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हमारा टॉपिक है प्लेजेंटा। प्लेजेंटा क्या होता है? यदि गर्भधारण होता है तो गर्भधारण के बाद प्लेजेंटा क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। यानी कि जो यूट्रस जिसमें गर्भधारण हुआ, जो मदर है उसके यूट्रस और फेटस के बीच में जो संबंध स्थापित करता है वो काम किसका करता है? वो प्लेजेंटा का काम होता है। प्लेजेंटा का डेवलपमेंट जो होता है वो एम्ब्रियोनिक क्रोइन और यूट्रस वॉल दोनों से ही होता है। यानी प्लेजेंटा कब बढ़ता है? जब यूट्रस वॉल बढ़ती है तो प्लेजेंटा भी बढ़ता है। प्लेजेंटा में क्या होता है? एक ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि उसमें एक ब्लड वेसल्स का जाल होता है जो अत्यंत संवहनी ऑर्गन यानी वेस्कुलर जो ऑर्गन होते हैं उनका बना होता है। प्लेजेंटा का निर्माण फर्टिलाइजेशन जो हो जाता है, यानी कि ओवम मिले, स्पर्म मिले, ओवा प्लस स्पर्म, इसके बाद क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के 3rd वीक से स्टार्ट होता है प्लेजेंटा। कब से? 3rd वीक से प्लेजेंटा का निर्माण स्टार्ट होता है, जो क्या करता है? एम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है एम्ब्रियो द्वारा जुड़ा रहता है। यह है एम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा एम्ब्रियो से जुड़ा रहता है। आपने देखा होगा
कि जो बच्चा होता है यानी जो भ्रूण होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये भ्रूण है ना। तो इसकी यहाँ पे जैसे मान लो ये एम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना। ये एम्बिलिकल कॉर्ड से ही बच्चे को जो भी फूड वगैरह इसी से मिलता है, सब ऑक्सीजन फूड इसी से मिलती है। तो ये प्लेजेंटा बच्चे से कैसे जुड़ा हुआ है, एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, ठीक है। और ये प्लेजेंटा माँ से कैसे जुड़ा हुआ है, उसके यूट्रस वॉल के द्वारा, ठीक है। यानी कि एम्बिलिकल कॉर्ड से ही जो बेबी में फूड जा रहा है। यानी प्लेजेंटा क्या है, हम माने कि प्लेजेंटा सिंपल लैंग्वेज में जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, जो भ्रूण होता है, उसका एक रक्षा कवच होता है, यानी बाहरी वातावरण से उसकी रक्षा भी करता है। आई आपको समझ में, ये छोटी सी डेफिनेशन प्लेजेंटा की हो गई, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा में क्या देखेंगे हम यानी फंक्शन ऑफ प्लेजेंटा में पहला फंक्शन मैं बताती हूँ आपको कि प्लेजेंटा डेवलपिंग जो है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। प्लेजेंटा का डेवलप जो होता है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। जितना जितना प्लेजेंटा बढ़ेगा उतना इसके अंदर एम्ब्रियो के अंदर न्यूट्रिशन आएगा, है ना। आपने देखा है कि यदि मान लो कोई औरत गर्भवती है और उसका पेट काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब उसके पेट में तो ट्विंस है, या फिर उसका जो बेबी है ना वो काफी हष्ट पुष्ट है ना, बहुत अच्छा बच्चा है, यानी कि वो उसका वेट जो है बहुत अच्छा है। तो ये प्लेजेंटा के ऊपर निर्भर होता है, जितना प्लेजेंटा बढ़ेगा उतना ही एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है। तो सेकंड क्या आता है, ये तो पहला हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है, फर्स्ट जो पहला फंक्शन है उसको कैसे लिखेंगे आप, प्लेजेंटा का विकास भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा है प्लेजेंटा के द्वारा ही डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। इसको मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन कौन देता है, प्लेजेंटा देता है, ठीक है। तीसरा क्या है, एक्सक्रीशन में प्लेजेंटा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भी उत्सर्जन होता है, यानी अब जो बेबी है उसमें ऑक्सीजन तो ले रहा है, जो भ्रूण है वो ऑक्सीजन तो ले रहा है, लेकिन वो ऑक्सीजन CO2 छोड़ तो रहा है, तो वो किसके कारण, वो सब प्लेजेंटा की वजह से है, ठीक है। तो फोर्थ क्या आता है, प्लेजेंटा क्या है, एक सिलेक्टिव बैरियर की भांति काम करता है। यानी एक बैरियर होता है, ऐसे नहीं होता दो चीज है, ठीक है, और उन दो चीजों में हमें दूरी रखनी है, तो हम बीच में क्या करते हैं, बैरियर लगाते हैं ना। जैसे अभी आपने देखा कोरोना में कितना लॉकडाउन हुआ तो सड़कें बंद हो गई थी, तो बैरियर लगा देते हैं ना, इधर के लोग इधर नहीं जाएंगे, इधर के लोग उधर नहीं जाएंगे। तो वही क्या करता है, एक बैरियर का काम करता है, यानी कि जो माँ और बच्चे के बीच में जो संबंध है वो प्लेजेंटा के कारण ही संभव होता है, ठीक है। पांचवा है, प्लेजेंटा में जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। तो प्लेजेंटा से ही ये तीनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कौन से, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, दूसरा क्या है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, और तीसरा क्या है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तीनों का ही सीक्रेशन प्लेजेंटा से होता है, ठीक है। तो आपकी क्लास 12th में सिर्फ प्लेजेंटा के बारे में थोड़ा सा ही डिफाइन है, ज्यादा डीपली है नहीं, लेकिन प्लेजेंटा इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है कभी कभी कि प्लेजेंटा मदर और बच्चे के बीच क्या है, दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू, क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है, ठीक है। तो आज हमने पार्ट 6 में लगभग 2 इसके टॉपिक कंप्लीट किए, मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्लेजेंटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है आपका, ठीक है। तो आगे अभी कोई टॉपिक मुझे लगता नहीं है रहा होगा। अब प्लेजेंटा के बाद मैं आपका एक टॉपिक लूंगी। प्लेजेंटा के बाद मैंने आपको बताया, अब प्लेजेंटा तो छोड़िए, अब प्लेजेंटा हो गया कंप्लीट, अब थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम और स्पर्म मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है, ठीक है। यानी कि एन मिलकर क्या बना लेते हैं, 2n बना लेते हैं। अब इसका विकास कैसे होगा, है ना, तो ये सब मैं आपको किसमें, चैप्टर 3 के पार्ट 4 और 5 में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से इसका गेस्टेशन पीरियड होता है और उसमें क्या होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे ब्लास्टुला
बनता है। लेकिन इसमें ट्राइमेस्टर होते हैं, हम 3 ट्राइमेस्टर इसके अंदर पढ़ते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। यानी 3 ट्राइमेस्टर में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, उसका विकास होता है। तो ये मैं करूँगी नेक्स्ट पार्ट में इसके डिस्कस, यानी पार्ट 7 में। ठीक है, तो वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको बायोलॉजी की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है तो ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको पूरी वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। धन्यवाद।